हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए रोज़ सुबह 9 बजे से हमारा यह सेशन स्टार्ट होता है। और इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। और इस सेशन में हम लोग केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही कवर करते हैं। आज हमारा यह सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 सेट ऑलरेडी कवर करा दिया था, सेट 1 और सेट 2 को। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जब सेशन समाप्त होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फटाफट एक बार वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, किसी भी ग्रुप में है वहाँ पर आप इसको शेयर कर दीजिए एक बार, और इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ये बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस सेशन का लिंक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया। आंसर आपको लाइव चैट में कमेंट करके देते चलना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कब किया गया था, तो 1936 ईस्वी में। आप देखेंगे कि कितना शानदार प्रश्न इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बहिष्कृत, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी ने किया था। सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है। बताइए, कॉड लिवर तेल में ध्यान रखेंगे कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन डी प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। और यह कॉड लिवर तेल जो है यह किस जीव से प्राप्त किया जाता है। बताइए। देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा हमारे त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, यह कॉड लिवर तेल जो है यह मछली से प्राप्त किया जाता है। मछली, जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से उपास्थि के संबंध में, जो कार्टिलेज है उसके संबंध में गलत कथन का चयन करना है। इसमें से चारों कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो गलत कथन है उसको चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, कल ही मैंने आपको बताया था कि अस्थि, उपास्थि, यहाँ पर देखिए उपास्थि है, और रक्त यानी कि ब्लड, ये जो होते हैं यह कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, यह संयोजी ऊतक होते हैं। क्लियर है। और देखिए, इसमें से पूछा गया है कि उपास्थि के संबंध में गलत कथन कौन सा है। तो देखिए, इसका मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन से बना होता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। इसमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है, ये भी सही है, इसमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है, इसीलिए इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं बनती हैं। इसमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है, इसी कारण से जो है इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, ये गलत है, नहीं बनती हैं। ठीक है। यानी कि कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, बिल्कुल ये करेक्ट है। इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता बिल्कुल होती है, इसी कारण इनकी संख्या बढ़ती है। ठीक है। तो गलत कथन पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक प्रतिजैविक है यानी कि एंटीबायोटिक है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। थोड़ा सा समय लीजिए, 5-7 सेकंड, और आंसर बताइए। देखिए, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, इसका खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कुछ मैं एंटीबायोटिक का नाम बता रहा हूँ, जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, यहाँ मैं लिखता हूँ टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन,
एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और पेनिसिलिन तो आपको पता ही है। ये सभी जो हैं यह प्रतिजैविक हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2,4-D, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह क्या है, तो यह एक खरपतवारनाशी है। ठीक है, यह क्या है, तो यह एक खरपतवारनाशी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 1905 में, देखिए 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है ये श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1905 में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने किया था। अभिनव भारत की स्थापना, सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए घटना चक्र का जो नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, टोटल 100 प्रश्न है उस प्रैक्टिस सेट में, जिस प्रकार से बिहार पुलिस में एग्जाम पूछे जाते हैं। 2 सेट मैंने कवर करा दिया है, जरूर देख लीजिएगा। और रोज बिहार पुलिस के लिए यहाँ पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। लाइव सेशन हमारा 9 बजे से स्टार्ट होता है। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का दिया जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको अलग सीरीज चला रहा हूँ मैं। चैनल से जुड़िए और बेहतरीन तैयारी करिए। निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, यहाँ पर बना लीजिए मद्रास में, क्योंकि दिल्ली में जो जिन्होंने किया था उसका ऑप्शन में नाम नहीं दिया गया है, छूट गया है ऑप्शन में नाम। यहाँ पर मद्रास बना लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में किसने किया था, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है इसकी घोषणा की गई थी। क्लियर है, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्लियर, याद रहेगा आपको। देखिए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है मद्रास में किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। क्लियर है, बाल गंगाधर तिलक ने पूना और मुंबई में किया था। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पूना में या फिर बंबई में किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, इन्होंने जो है पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और दिल्ली में किसने किया था? दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए। और यही बंगाल विभाजन जो हुआ था, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसके खिलाफ में, उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी, जो कि बाद में चल करके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? कौन सा ऐसा महासागर है जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? करेक्ट आंसर बताइए। कल वाला जो सेशन था वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण स्पष्ट नहीं आ रहा था, इसलिए फिर से मैं इसको लेकर के आया हूँ। बताइए एस अक्षर के समान जो है यह किस महासागर का आकार है? फ्रेंड्स, यह अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो महासागर है ये प्रशांत महासागर है। और इसकी आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, यह वन जो है इसका नाम है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको जो है मॉनसून वन भी कहा जाता है। इसको मॉनसून वन भी कहा जाता है। और यह वन जो है 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह वन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यह 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन की लकड़ी, शीशम, साल, टीक, बांस, इन सब के वृक्ष जो है पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। और एक बार लिंक शेयर कर दीजिएगा। सेशन जब समाप्त होगा
तब भी आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक में बिल्कुल कंजूसी करते हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं, इसका फ़ायदा लेते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए कच्चे आम में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है, बताइए। देखिए कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह अम्ल जो है यह टार्टरिक अम्ल है। कच्चा आम, अंगूर, इमली, इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड, यह पाया जाता है खट्टे फल जैसे कि अंगूर, संतरा और नींबू में, संतरा और नींबू में पाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया अंगूर, इमली और कच्चे आम में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में, ठीक है, और एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक यानी कि इसकी चर्चा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, बताइए। गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है? अंतर्राज्यीय परिषद जो है यह है बिल्कुल, क्योंकि अनुच्छेद 263 के अनुसार जो है इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग पता है आपको 324 से लेकर के 329 तक में है। वित्त आयोग 280 में है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। क्लियर? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्लियर है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, यानी कि AK मिश्रा। ठीक है, नाम याद रखेंगे इनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा। देखिए ओजोन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। क्या ओजोन अनिवार्य है? जी नहीं, अनिवार्य जो है ये ऑक्सीजन है। ओजोन का जो होता है O3 फॉर्मूला होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सजीव जीवों के श्वसन के लिए ओजोन नहीं, ऑक्सीजन अनिवार्य होता है। तो ये वाला जो है आपका गलत हो गया। इसका उपयोग जीवाणु जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल इसका उपयोग जो है रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, ये भी सही है, पहले से ही आपको पता है। वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है। जी नहीं, वायु में ओजोन का जो अनुपात होता है ये 0.0000004% के लगभग होता है। ठीक है, चलिए तो सही इसमें से पूछा गया है, तो सही जो है कौन सा है? दूसरा और तीसरा सही है, तो केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष फ्रेंड्स यह मनाया जाता है 24 जनवरी के दिन। 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर के दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। स्कोर आप लोग कमेंट करके बता के जाइएगा लास्ट पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? सार्क का सदस्य देश कौन सा इसमें से नहीं है? सार्क का फुल फॉर्म जान लीजिए। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्लियर है? दक्षेश भी इसको कहा जाता है। ठीक है, दक्षेश भी इसको हिंदी में कहा जाता है। अगर दक्षेश पूछेगा तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कहाँ पर? तो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो 8 हैं। कौन कौन से देश हैं? उंगली पर काउंट करेंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपना प्यारा भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका है। इसमें से देखिए म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है। सदस्य देश नहीं है कौन सा? म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर, यानी कि जो पदक तालिका होता है उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? बताइए।
अच्छा देखिए, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों में इसका आयोजन किया गया था, टोटल 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के। कौन कौन से शहर हैं? नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, मंडला, ठीक है, मंडला, उसके बाद महेश्वर और बालाघाट में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, याद रहेगा आपको। 8 शहर मध्य प्रदेश के थे जहां पर आयोजन इसका किया गया था। और इसमें मेडल में, यानी कि मेडल टेबल होता है पदक तालिका, यानी कि प्रथम स्थान पर इसमें महाराष्ट्र रहा था। क्लियर है? चलिए देखिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बताइए, मिलान कर लीजिए मन में ही। देखिए, किण्वन की अगर बात करें, एक तरफ आविष्कार है, दूसरी तरफ आविष्कारता है। किण्वन की खोज किया था लुई पास्चर ने। पेनिसिलिन की खोज मैंने अभी आपको बताया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चेचक के टीका का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। और बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है। अच्छा, टीकाकरण का खोज किसने किया था? टीकाकरण का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने ही किया था। एडवर्ड जेनर को जो है क्या कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। क्लियर? ध्यान रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्लूकोज के निम्नलिखित बहुलकों में से जंतु कौन सा संचित करते हैं? ग्लूकोज की ये जो बहुलक दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जंतु जो है संचित करते हैं? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, यह जो है ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन को मुख्य रूप से लीवर यानी कि यकृत और मांसपेशियों में संश्लेषित और संग्रहित किया जाता है। ग्लाइकोजन को मुख्य रूप से यकृत यानी कि लीवर और मांसपेशियों में जो है इसको संश्लेषित और संग्रहित किया जाता है। ग्लाइकोजन राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र के बारे में कई बार मैंने आपको बताया हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो आधिकारिक भाषाओं की संख्या है ये टोटल 6 है। उंगली पर काउंट करिएगा कि कौन कौन से भाषाएं हैं। तो अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश है। ये 6 भाषाएं हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, यहाँ अंग्रेजी में भी मैंने लिखा है द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, पुस्तक के लेखक कौन है? पूरा नाम है इस पुस्तक का द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, नेशनलिज्म एंड द फेट ऑफ डेमोक्रेसी। नेशनलिज्म एंड द फेट ऑफ डेमोक्रेसी। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल। इस पुस्तक को लिखा है किसने? इसको लिखा है शशि थरूर ने। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। यहाँ मैं लिखता हूँ द इंडियन स्ट्रगल। इस पुस्तक को किसने लिखा है? जानते हैं आप तो कमेंट करिए। इस पुस्तक को लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है इसको। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? पुस्तक शाहजहांनामा के लिखा है किसने? तो इनायत खान ने लिखा है। अच्छा, एक है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा को किसने लिखा है? हुमायूंनामा को किसने लिखा है? बताइए, हुमायूंनामा को किसने लिखा है? हुमायूंनामा इसको लिखा है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन निर्वाचित हुए थे? 1938 वाला जो अधिवेशन था ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था हरिपुरा में। ठीक है, हरिपुरा में। और 1939 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था त्रिपुरी में। त्रिपुरी में हुआ था। और इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? जरा आप कमेंट करके बताइए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? आप कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आग बुझाने के परिधानों पर चढ़ी परत किससे बनी होती है? जो आग बुझाने वाले ड्रेस होते हैं, परिधान होते हैं, उन पर किसकी परत चढ़ी होती है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ये परत जो चढ़ी होती है ये मेलामाइन की होती है, मेलामाइन की होती है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी दिया है उनका राइट आंसर है। बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो ये जो ग्रंथि है यह है कौन सी फ्रेंड्स? हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप इन सब का नियंत्रण करता है। भूख, प्यास, ताप इनका नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया को लिखा है किसने? बताइए राइट आंसर। यूटोपिया को लिखा है किसने? तो थॉमस मोर ने लिखा है। थॉमस मोर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थॉमस मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टैचू ऑफ बिलीफ, यह एक प्रतिमा है जो कि कहाँ पर स्थित है? स्टैचू ऑफ बिलीफ ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये राजस्थान में है और यह मूर्ति जो है, यह प्रतिमा जो है भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है ये 5 जून के दिन मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है। इसका थीम जो है यह है आपका, बताइए राइट आंसर, वनली वन अर्थ, वनली वन अर्थ जो है इसका थीम है इस बार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से, याद रखेंगे। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में जो है यह समर्पित गायत्री मंत्र है? भगवान सूर्य को समर्पित है, देवता सावित्री को समर्पित है, बताइए। तो देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ध्यान रखेंगे सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, अच्छा 9वें मंडल में किसका जिक्र है, किसका उल्लेख किया गया है? 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, सोम का उल्लेख किया गया है, क्लियर है, याद रखेंगे। 10वें मंडल में अगर पूछेगा तो 10वें मंडल में जो है आपको याद है कि पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसका अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में से कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी? देखिए ऋग्वेद में जो है गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 1 बार हुआ है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। यमुना का उल्लेख कितना बार हुआ है ऋग्वेद में? 2 बार हुआ है। अगर आपसे पूछा गया कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो यह जो नदी है सबसे ज़्यादा जिसका सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है यह सिंधु नदी है। और ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि एंजिल जलप्रपात जो है यह किस देश में अवस्थित है? एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा एक कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पूछा जाता है, कोटोपैक्सी कहाँ पर है? कोटोपैक्सी, ठीक है, कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो इक्वाडोर में है। एंजिल कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में है। एंजिल कहाँ पर है? एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 कि साल 1882 ईस्वी में शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन किसने किया था? हंटर आयोग का गठन जो है किसने किया था? विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में जो है यह गठन किया गया था। किसका, किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने जो है हंटर आयोग का गठन किया था और ये शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसी के समय जो है पहली बार कारखाना अधिनियम लाया गया था, ध्यान रहेगा।
इसी ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। इसी के समय से नियमित जनगणना कराई जाती है। यह भी प्रश्न बनता है। क्लियर है। चलिए, लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। यह भी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। अच्छा, नई दिल्ली में क्या है, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। कोयम्बटूर में क्या है, कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। कानपुर में क्या है, कानपुर में भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है, तो कानपुर में है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से यानी कि विषाणु से नहीं होता है। विषाणु से जो नहीं होता है वह रोग पूछा गया है। खसरा होता है विषाणु से, पोलियो भी होता है, चिकन पॉक्स भी होता है, एड्स भी विषाणु से होता है। एड्स भी पूछा जाता है, किससे होता है, तो विषाणु से होता है। विषाणु से जो नहीं होता है ये टाइफाइड है। टाइफाइड जो होता है फ्रेंड्स, यह होता है जीवाणु से। इस जीवाणु का नाम क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से जो है टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रसिद्ध त्यौहार ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम और पोंगल, ठीक है, ओणम और पोंगल ध्यान रखेंगे। पोंगल मनाया जाता है कहाँ पर, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ओणम जो मनाया जाता है ये केरला में मनाया जाता है। ओणम कहाँ पर मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1911 में दिल्ली दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी। आपको याद होगा कि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन जो है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। ठीक है। और इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बिल्कुल ये सही दिया गया है। बिहार एक अलग राज्य बना था जिसमें उड़ीसा सम्मिलित था। बंगाल से अलग हुआ था बिहार, लेकिन बिहार में उड़ीसा इसमें सम्मिलित था, ये भी सही है। और यह जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था इसमें राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और फाइनली 1912 में जो है दिल्ली राजधानी बना था। ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है। सुमेलित नहीं है, एक तरफ संविधान के भाग दिए गए हैं और उनसे संबंधित विषय दूसरी तरफ दिया गया है। बताइए, निर्वाचन जो है यह किसमें है, निर्वाचन जो है यह किसमें है, भाग 15 में है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में संविधान संशोधन नहीं है। भाग 18 में आपात उपबंध है। संविधान संशोधन जो है यह भाग 20 में है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यह सुमेलित नहीं है। 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 35 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधि करती है, यानी प्रतिनिधित्व कहिए, प्रतिनिधित्व करती है। बताइए किसने कहा था। तो फ्रेंड्स यह जो कहा था यह लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी इच्छा है कि भारत में मैं रह करके इसे दम तोड़ते हुए देखूं। यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह कर्जन का है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, ये लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है। नाटो का 31वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यह बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी नाटो की, 1949 में हुई थी। और इसका जो 31वां सदस्य देश बना है यह देश फिनलैंड है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है, हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है, हेलसिंकी है। ये भी प्रश्न बनता है कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो हेलसिंकी है, याद रखेंगे। चलिए 37 नंबर है कि जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। पहला राज्य है इसीलिए इंपॉर्टेंट है।
बताइए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स यह राज्य केरल है। केरल राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि ओणम कहाँ का त्यौहार है, ओणम केरल का त्यौहार है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश की पहली है यह वाटर मेट्रो, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोची में किया गया। कोची राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? सूडान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और वहां से भारतीयों को वापस निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। अच्छा, ये जो ऑपरेशन दोस्त देख रहे हैं, यह अभियान चलाया गया था सीरिया और टर्की में जो भयंकर भूकंप आया हुआ था वहां से भारतीयों को निकालने के लिए। अगला प्रश्न करेंगे कि मेलाकाइट इनमें से किस धातु का अयस्क है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेलाकाइट जो है यह किसका अयस्क है? बताइए करेक्ट आंसर इसका। मेलाकाइट तांबा का अयस्क है। मेलाकाइट तांबा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह शुक्र और मंगल के बीच में आता है? दूरी जो है सूर्य से, यह आपको ग्रहों का क्रम याद रखना है। सबसे पहले जो होगा वो बुध होगा, बुध के बाद क्या होगा? शुक्र होगा, शुक्र के बाद पृथ्वी होगा, पृथ्वी के बाद जो है मंगल होगा, मंगल के बाद जो है बृहस्पति होगा, बृहस्पति के बाद जो है शनि होगा, शनि के बाद अरुण होगा और फिर आखिर में जो है वरुण होगा। अब ये क्रम देख सकते हैं आप। यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा गया है कि शुक्र और मंगल के बीच में, शुक्र और मंगल के बीच में कौन सा ग्रह है भाई? तो यह पृथ्वी है। पृथ्वी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछता कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम अगर पूछता कि कौन सा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा क्रम है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है पृथ्वी, पहले नंबर पर बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, चौथे नंबर पर मंगल है। तो ये कम से कम 4 क्रम आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चार्ल्स वुड का आदेश पत्र अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए वुड डिस्पैच को 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने लाया था और वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और यह शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, हिंदी में इसको कहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 को किसने किया था? तो सदगुरु दास बनर्जी ने किया था। सदगुरु दास बनर्जी ने किया था। कब? तो 15 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। 1997 में जो है यह अपनाया गया था और वर्ष 2005 में इसे प्रभाव में लाया गया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी या जलवायु परिवर्तन, दोनों आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश की सीमा पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात जो है यह किस देश की सीमा पर है? नियाग्रा जो है यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा वाटरफॉल जो है यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कृत्रिम रूप से पूछा गया है। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि यह बहुत जगह बैन भी हो चुका है। अगर प्राकृतिक पूछता कि प्राकृतिक रूप से कौन सी गैस का प्रयुक्त किया जाता है, तो चूंकि ये गैस एथिलीन है और यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो कि पौधों में पाया जाता है और यह फलों के पकाने में सहायक हार्मोन होता है। ठीक है, यह एकमात्र पादप हार्मोन है एथिलीन जो कि गैसीय अवस्था में पादपों में पाया जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, प्राकृतिक तरीके से एसिटिलीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या मैंने बताया था कि पटना का है, सर्वाधिक कम जनसंख्या शेखपुरा का है, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। ये सब मैंने आपको बता दिया था। आज प्रश्न है कि सर्वाधिक साक्षरता दर जो है यह रोहतास में है।
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी पूछेगा तो भी रोहतास में है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पूछेगा तो भी रोहतास में है। सबसे कम साक्षरता दर वाला बिहार का जो जिला है वो पूर्णिया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो है राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, 5 वर्षों के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है और यह संविधान का अनुच्छेद 243 आई में है, 243 आई में है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कतर की राजधानी कहाँ पर है। कतर की राजधानी कहाँ पर है, कमेंट करिएगा। कतर की राजधानी कहाँ पर है। कतर की राजधानी जो है यह दोहा है। कतर का राजधानी दोहा है और कतर में ही फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राजधानी पूछ लिया जाए तो दोहा है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और फिनलैंड की राजधानी मैंने बताया था कहाँ पर है, तो हेलसिंकी है। ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की भी राजधानी याद रखेंगे कहाँ पर है, तो ये मस्कट है ओमान की राजधानी। कतर दोहा की राजधानी है, कतर की राजधानी दोहा है, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसी संख्या को दर्शाता है। इसका आंसर आप अभी कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए और एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम लोग इस सुपर सेट में 50 प्रश्नों को ही कवर करते हैं।